बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको तफसील से वो तमाम स्टेप्स बताऊंगा कि आईएसएसबी में पहले दिन जब आप सिलेक्शन सेंटर में इंटर होते हैं और उधर से लेके 4 दिन गुजार के आप जब लास्ट सिलेक्शन सेंटर से आईएसएसबी सेंटर से बाहर आते हैं, वो तमाम स्टेप्स को तफसील से बयान करूंगा। इस एक वीडियो से आपको आईएसएसबी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी भी एकेडमी में जाके लेते हैं तो कम से कम आपका 20,000 का ख़र्चा होता है। इस आपके लिए बिल्कुल फ्री ये वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो इसको ज़रूर देखें। अगर आप आईएसएसबी में कामयाबी चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। वेलकम टू कोचिंग ऑनलाइन। और आईएसएसबी कोचिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनने वाली है जो कि आपको आईएसएसबी में जितने भी स्टेप्स आप गुजरते हैं हर एक के ऊपर एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो जो भी वीडियो बनती जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें। ये बंदा आपको किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये बंदा पोस्टमैन है और ये आपको इशारा कर रहा है कि ये लो अपना आईएसएसबी का कॉल लेटर। आईएसएसबी का कॉल लेटर जो ही आएगा तो आप आई होप कि आपने सब तैयारी कंप्लीट की होगी पहले ही। आईएसएसबी के रिलेटेड जितनी भी आईएसएसबी की प्रिपरेशन है आपने कंप्लीट की होगी। आईएसएसबी के लिए किसी एकेडमी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी तफसील से बताऊंगा कि एकेडमी के मुज़मरात क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं किसी भी एकेडमी के। इंशाल्लाह ये कोर्स आप पूरा देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाएगी कि आपने आईएसएसबी में जाके तो क्या क्या होना है और वो कैसे करना है आपने। अच्छा जी, कॉल लेटर आपको रिसीव हो गया। सबसे पहले आप देखेंगे कॉल लेटर किधर का है। 4 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आईएसएसबी के इम्तहान जो है ना वो कंडक्ट किए जाते हैं। एक है आईएसएसबी सेंटर कोहाट, दूसरा है आईएसएसबी सेंटर गुजरांवाला, तीसरा है आईएसएसबी सेंटर मलीर कराची और चौथा है आईएसएसबी सेंटर क्वेटा। तो जो ही कॉल लेटर रिसीव होगा तो इनमें से किसी एक शहर के लिए आपको का लेटर होगा कि जी इस सेंटर पे आप आएँ और आप अपना एसएसबी टेस्ट दें। तो आप उसके उधर जाने की तैयारी शुरू कर लेंगे। आईएसएसबी कॉल लेटर को ओपन करें, सुकून से बैठ के उसको 2 दफ़ा पढ़ें और उसके साथ जो ब्राउशर है उसको भी बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक रीड आउट करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें आपसे सर्टिफिकेट्स मांगे होंगे कुछ कि वो साथ लेके आने। वो सर्टिफिकेट्स उसी वक्त निकाल के चेक कर लें कि आपके पास ओरिजिनल मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। और ओरिजिनल के ऊपर नाम, वालिद साहब का नाम, ये सारे कुछ ठीक लिखा हुआ है या कि अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। तो सर्टिफिकेट्स जो है ना वो अपने उस लेटर के मुताबिक निकाल के रख लेंगे और वो ओरिजिनल मांगते हैं तो ओरिजिनल ही लेके जाने हैं। एहतियातन कॉपीज़ कुछ करवा के साथ ले जाएं और टेस्ट भी करवा दें। उसके बाद उसके अंदर ड्रेसेस वगैरह का तो खैर नहीं लिखा होगा, लेकिन ड्रेसेस आपको चाहिए और जो उसके अंदर ड्रेसेस ऑफिशियल लिखे हुए हैं वो तो लेके ही जाने हैं। इसके अलावा भी ड्रेसेस पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको तफसीली बताऊंगा कि ड्रेसेस क्या क्या और कैसे कैसे होने चाहिए। अकॉर्डिंगली शूज़ आप देख लें कि आपके पास अच्छे अवेलेबल में क्या क्या है शूज़, तो वो साथ रख लें। पैसों का डेफिनेटली आपको चाहिए, इंतज़ाम कर लें अपने पास। आपके पास जो है ना रूट देख लेंगे आप ना कि जाना किधर है आपने, उस हिसाब से देख लें कि जाने में कितने पैसे लगते हैं, आने में कितने लगते हैं। उधर तो आपके इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन यह है कि आने जाने के ऊपर जो आपका ख़र्चा होगा उतने पैसे होने चाहिए आपके पास। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेके जाने, लेकिन मुनासिब होने चाहिए। जो सेंटर लिखा होगा 4 जो मैंने पहले बताया आपको, कोहाट, गुजरांवाला, मलीर या क्वेटा, तो उसका रूट पहले से देख लें कि यार बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है
और उस पर आप कैसे पहुंचेंगे, और टाइम कैलकुलेट कर लें कि आप अकॉर्डिंगली टाइम के अंदर अंदर जो है ना, जो है ना, अपने आप को उसी टाइम के अंदर आप पहुंच जाएं उधर, और कोई लेट ना हो, और किसी किस्म की वो ना हो कि, और कुछ उसके अंदर वो भी रख लें, मार्जिन भी रख लें कि यार अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी ख़राब होती है या कोई भी इस तरह का कोई ओकेजन आता है, तो आपके पास रिएक्शन टाइम हो उसके अंदर। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा दूर से लोग जाते हैं तो नॉर्मली वो एक दिन पहले चले जाते हैं उधर, किसी होटल शोटल में नाइट स्टे कर लेते हैं, और सुबह जो है ना आईएसएसबी में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, जो मैंने बताई हैं, इनको लाजिमी जब आपको लेटर रिसीव हो तो इंश्योर कर लेना है। जहाँ का कॉल लेटर आपका आया था, आप उस सिटी में पहुँच गए हैं, सिटी के अड्डे पे देख लें, अगर कोई और ऐसा लड़का आपको मिलता है जो एसएसबी में जा रहा है तो उसके साथ कंबाइन हो जाए, अदरवाइज़ ख़ुद भी आप जा सकते हैं। गाड़ी कोई टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो टैक्सी में चले जाएं, बेहतर है। रक्शे में भी चले जाएंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप जा सकते हैं रक्शे में भी। आईएसएसबी सेंटर जैसे ही पहुँचेंगे और गेट पे इन होंगे तो आपको आर्मी का वाज़ेह डिसिप्लिन नज़र आना शुरू हो जाएगा। अंदर जाते ही आप को वो लाइनों में खड़ा करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अगर आप किसी ग्रुप में गए हुए हैं और आपस में दोस्त गए हुए हैं तो अब लाइन में अगर एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाएंगे तो वो इसी सीक्वेंशियल तरीके से वो रूम्स अलाट कर रहे होते हैं, तो जिसके साथ आप लाइन में खड़े होंगे उसी के साथ आप कमरे में आ जाएंगे। उधर आपको वो कमरे भी बता देंगे, उधर आपके ये सर्टिफिकेट्स वगैरह वो चेक कर लेंगे। आईएसएसबी का कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, अपना ओरिजिनल जो आपको आया हुआ है वो चेक कर लेंगे उधर। एक तस्वीर उधर आपकी उधर ही इनिशियल में खींच लेंगे, और तस्वीर जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, ऐसी होती है जैसे बंदा जो है ना अखबार में इश्तिहार आ रहा होता है और किसी की गुमशुदा तस्वीर दी होती है, उसी तरह की कोई तस्वीर जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट टाइप खींच के तो बाज़ आपको मिल जाती है, बाज़ नहीं मिलती, वो आपके फॉर्म्स के ऊपर उधर ही वो आईएसएसबी के अंदर वो लगा लेते हैं, और इसके अलावा आपको कमरों में भेज देते हैं। कमरों में जाते हैं तो बैटमैन एक होता है जो कि आपको अपना कमरा और वो आपकी जगह सारी दिखा देता है। बी हम्बल, अभी आप अफसर नहीं, अफसर भी हम्बल होते हैं वैसे। ठीक है, आप एक नॉर्मल जो आपका नेचर है उस तरीके से आप बिहेव करें। वो गर्दन में ना सरिया ना लेके आए। वो बाद औक़ात लोग कहते हैं ना कि अब तो जनाब वो मैं आ गया हूँ तो बैटमैन को मैंने पता नहीं किस तरह डील करना है। नॉर्मल जिस तरह आप डील करते हैं, आप जाएँ कमरे में, कमरे में देखें आपसे पहले कोई मौजूद है तो उसके साथ सलाम शलाम करें, उसके साथ तारुफ़ करें, उससे पूछें कि वो किस शहर से है, कहाँ से आया हुआ है, आप अपना तारुफ़ करवा दें उनको। ठीक है, और कमरे में रिलैक्स हो जाएं। वो आपको टाइम बता देंगे कि यार ये टाइम है जिसके ऊपर आपको दोबारा कॉल किया जाएगा। नॉर्मली जब सारे लड़के पूरे हो जाएंगे तो वो टाइम होता है, तो आप जाके बस वेट करें उधर। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जब आप एसएसबी सेंटर में इंटर होते हैं और आपका वो कॉल लेटर चेक हो रहा होता है, सर्टिफिकेट्स चेक हो रहे होते हैं, उसी टाइम पे ना आपको चेस्ट नंबर्स मिलते हैं। हर बंदे का एक चेस्ट नंबर जो है ना वो उसको अलाट कर दिया जाता है, और जिस तरह रोल नंबर्स होते हैं उसी तरह ना वो आपको चेस्ट नंबर्स दे देते हैं, और चेस्ट नंबर्स का ना एक आपको एक वेयरिंग दे देते हैं, चेस्ट के ऊपर वेयर किया जाता है। तो वो चेस्ट नंबर आपका सारी एसएसबी के लिए दैट इज़ योर रोल नंबर। उसी से आपकी सारी असेसमेंट हो रही होगी, और उसी चेस्ट नंबर से आपको बुलाया जाएगा, और उसी चेस्ट नंबर से आपके तमाम टेस्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जब आपका साइकोलॉजिकल पोर्शन जो है ना वो, जब लड़के सारे पूरे हो जाएंगे तो आपको एक टाइम बता देंगे, क्या उस टाइम पे ना आप को बाहर बुला लेंगे और उनके पास एक बड़ा अच्छा सा हॉल है उसमें ले जाएंगे, और उसमें जो है ना बिठा देंगे, और इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है ना वो शुरू हो जाएंगी। इस भी बेसिकली एक 3 डायमेंशनल एग्ज़ाम है, और उसके अंदर एक साइकोटिस्ट होगा जो कि आपको जितना रिटन काम है वो सारे को चेक करके आपकी पर्सनैलिटी का एक स्केच बनाएगा। एक जीटीओ होगा ठीक है,
ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। तो वो जो ग्रुप टास्क ऑफिसर, सॉरी, तो वो जो है ना आपको फिज़िकल टास्क देगा बहुत सारे, और उसके अंदर आपको जज करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और तीसरा होगा डिप्टी प्रेसिडेंट, जो आपसे इंटरव्यू करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे सवाल जवाब करेगा और आपकी पर्सनैलिटी का एक स्केच बनाएगा। और एट द एंड ये तीनों बैठेंगे और उस पर हर बंदे की पर्सनैलिटी स्केच को डिस्कस करेंगे और फिर उसको अपने दिए हुए पैमाने के ऊपर परखेंगे कि यार क्या ये जिस कमीशन के लिए अप्लाई करके आया हुआ है, अगर एयरफोर्स में जीडीपी के लिए आया है तो उसका क्राइटेरिया और होता है, अगर इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ है तो उसका क्राइटेरिया और होता है, आर्मी के अंदर पीएमए लॉन्ग कोर्स का क्राइटेरिया और होता है, शॉर्ट कोर्स का और होता है, नेवी का और होता है। तो उस तमाम पैरामीटर्स को देख के तो उसके साथ आपको मैच करेंगे, और अगर आप मैच कर जाते हैं तो यू विल गेट रिकमेंडेड, और ठीक है। और अगर उसमें कोई आपका लैग है तो आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें, ज़रूर जहन में रखें कि आईसीएसबी के पास ये पूरा इख्तियार है कि जितना बैच उसके पास आया हुआ है 150 लोगों का या 120 लोगों का या 100 लोगों का। यार अजान शुरू हो गई है। अच्छा, बात दरमियान में रह गई थी। मैंने क्या कहा था कि जी हाँ, इतना आप ज़रूर जहन में रखें कि आईसीएसबी के पास जितना भी बैच आया होता है 150 का हो, 120 का हो, 130 का हो, जितने भी लड़के आते हैं उनके पास ये पूरा इख्तियार होता है कि वो उस बैच के तमाम लड़कों को रिकमेंड कर दें, और या उन बैच के तमाम लड़कों को नॉट रिकमेंड कर दें। तो ये जो लोगों ने जहन में बनाया होता है ना कि जी मैं गया था और उधर तो कैडेट कॉलेज के लड़के आ गए थे, और उधर जो है ना फलां जर्नल का पोता आ गया था और वो उनको रिकमेंड कर लिया और मुझे जो है ना नहीं किया, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आप अगर उस क्राइटेरिया पे पूरे आएंगे तो आप रिकमेंड होंगे, अगर आप उस पर पूरा नहीं आएंगे तो आप नॉट रिकमेंड होंगे। तो ये जो है ना पक, या फिर वो जो है ना उसके अंदर लिखवाते हैं कि जी आपका आर्मी में कोई रिश्तेदार है कि नहीं है, या एयरफोर्स में कोई जो है ना आपका कोई करीबी रिश्तेदार है तो फॉर्म्स में लिखें। वो किसी और मकसद के लिए होती है वो चीज़ें, उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि वो ये क्यों लिखवाते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। आपका बैकग्राउंड से बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें पता चलती हैं। तो इसलिए ये जहन बना के जाएं कि जी मैंने मेहनत करके रिकमेंड होना है, ठीक है। और जब आप उधर से वापस निकलते हैं और खुदा न खास्ता आप नहीं होते, तो ये जो लेम एक्सक्यूज़ है ना कि जी उधर तो ये था तो जो है ना मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, इस पे बंदा नॉट रिकमेंड नहीं होता है। ये ऐसा ही है कि हम जब भी पर्चा ख़राब करते हैं तो हम कहते हैं जी ओ टीचर ने जनाब बहुत बुरा जो है ना पेपर बनाया था, और पता नहीं जो है ना आउट ऑफ कोर्स था और ये था वो था। ठीक है, तो अपनी गलतियों को मानना सीखें। अगर आपसे गलती हुई है और आप अच्छी मेहनत नहीं कर सके और अगर आप फेल हो गए हैं तो एक्सेप्ट दैट कि यार मैं फेल हुआ हूँ, ना कि वो मुद्दा जो है ना दूसरों पे डालें। और आईसीएसबी के बारे में तो आप डेड श्योरिटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तो यू विल गेट रिकमेंडेड, एटलीस्ट रिकमेंडेशन लेटर आएगा। रिकमेंडेशन लेटर के बाद का जो प्रोसेस है वो जो है ना और प्रोसेस है, लेकिन रिकमेंडेशन तक तो कोई जो है ना या जो है ना कि जी नॉट रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन ये प्योरली आपकी अपनी जो है ना अहलियत या ना अहलियत पे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ना बिल्कुल आप जो है ना श्योर हो जाएं कि आईसीएसबी के में जाके तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे रिकमेंड होना है और अपनी परफॉर्मेंस पे नॉट रिकमेंड होना है। ठीक है, ये तो एसएसबी का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप जो हाल के अंदर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं उस हाल के अंदर ना एक डिसिप्लिन तरीके से बैठे हैं। मतलब ये कि वो कुछ लड़के होते हैं ना कि जो ज़्यादा शौक बनते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। डोंट डू दैट। बस एक नॉर्मल तरीके से आप बैठें और चीज़ों को जो है ना ऑब्ज़र्व करें।
सबसे पहले एक डिप्टी प्रेसिडेंट आएंगे, वो एक ओपनिंग स्पीच करेंगे, वो साहब सबको वेलकम कहेंगे और कुछ उसमें अपनी स्पीच के अंदर कुछ हिदायत देंगे, उनको गौर से सुने और थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे आपको। डिप्टी प्रेसिडेंट की जो स्पीच है जब वो ओवर हो जाएगी तो उसके बाद ऑफिशियल आईएसएसबी का आपका ना आगाज़ हो जाएगा। सबसे पहले आपको ना एक साइकोटिस्ट सामने आएगा और वो आपको बहुत सारे फॉर्म्स जो है ना फिलअप करने के लिए देंगे। तमाम हॉल के अंदर वो तकसीम कर लेंगे, उनके साथ स्टाफ भी होगा और वो बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे कि इन बायोडाटा फॉर्म्स को या शीट्स को फिलअप कैसे करना है। बायोडाटा शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आईएसएसबी। इस पर इंशाल्लाह मैं एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि बायोडाटा शीट्स को फिलअप कैसे करना है और उसके अंदर कौन कौन से पोर्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको फिलअप करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बायोडाटा शीट्स वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बायोडाटा शीट्स वो फिल करवा रहे होंगे, उसके अंदर वो फॉर्म आप फिल करते रहें अकॉर्डिंगली, जिस तरह वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह आप उनको फिलअप करके दे दें। किन बातों का ख्याल रखेगा इंशाल्लाह उस वीडियो में बनाऊंगा जो बायोडाटा शीट्स पे बनेगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बिकॉज दिस इज़ ओनली इंट्रोडक्शन टू आईएसएसबी। बायोडाटा शीट्स के अंदर ही साथ ही आपको एक, जब वो फिलअप सारे हो जाएंगे तो एक शीट देंगे और आपकी ज़िंदगी का कोई इंसिडेंट आपको कहेंगे कि लिख लें, कोई भी अपने ज़िंदगी के बारे में एक वाक़या वो आपको बताएंगे, ठीक है। सैडेस्ट मोमेंट, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे बहुत सारे। इंसिडेंट पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और इंसिडेंट राइटिंग के ऊपर तफसील से समझाऊंगा कि उसको कैसे लिखा जाता है। और अगर आपने अपने इंसिडेंट्स या बायोडाटा फॉर्म्स मुझसे चेक करवाने हैं तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर मुझसे आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह मैं चेक करके बता भी दूँगा कि आप काम ठीक किया हुआ है या उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या क्या है। उसी दिन आपसे जो है ना आपकी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखवाए जाएंगे, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स, अभी ये सारा जो है ना साइकोलॉजिकल पोर्शन शुरू हो गया। मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब ये कि अपनी खूबियाँ और खामियाँ आपसे लिखवाई जाएंगी। इस पर इंशाल्लाह आप वीडियो बनाऊंगा कि मेरिट्स और डीमेरिट्स कितनी लिखनी चाहिए और क्या क्या लिखनी चाहिए। और जो ही आप मेरिट्स और डीमेरिट्स कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आलमोस्ट आपका जो है ना ये पहले दिन के रिटन वर्क जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आलमोस्ट शाम हो जाएगी पहले दिन, ठीक है। आपने सफ़र भी किया होगा और शाम तक ये फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर रहे होंगे, तो शाम तक ये काम ख़त्म हो जाएगा और आप वापस अपने कमरों में आ जाएंगे। उसके बाद जो है ना डिनर का जो है ना टाइम बता दिया जाएगा, उस पर आप जाके तो मेस में डिनर कर सकते हैं। कंडक्ट इन द मेस या कंडक्ट इन होल आईएसएसबी, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि 4 दिन जो आप आईएसएसबी में गुजारेंगे तो उसमें आप लोगों ने किस तरह जो है ना अपना बिहेवियर रखना है और अपना कंडक्ट जो है ना वो कैसे रखना है। नेक्स्ट डे पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरा बताऊंगा कि अगले दिन जो है ना वो क्या क्या कुछ होगा। अच्छा, ये जो दिनों के सीक्वेंस से मैं बना रहा हूँ, बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी टास्क है वो मैंने अगर सेकंड डे में बताया हुआ है तो वो सेकंड डे पे भी होगा, वो थर्ड पे भी जा सकता है और थर्ड वाला सेकंड पे भी आ सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस आलमोस्ट यही होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा तो उसमें आपको नेक्स्ट डे के अंदर आप सुबह सुबह से क्या शुरू करेंगे वो बताऊँगा, तो वेट करें और जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसको ज़रूर देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। सेकंड डे में सुबह आपको टाइम बताया गया होगा, उस टाइम के लिए तैयार हो जाएं, टाइम से पहले ही तैयार हो जाएं और उस टाइम जो बताया गया उस एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर उसी हॉल के अंदर पहुंच जाएंगे जिसमें आपने फर्स्ट डे की सारी एक्टिविटी की थी।
जाते हैं सुबह सुबह। आपका जो पहला टेस्ट होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना वो जस्ट लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, और उसके अंदर जो है ना मोस्टली जो आपके मेंटल इंटेलिजेंस लेवल है उसको चेक किया जाएगा। उसके ऊपर आप नॉर्मली जो है ना वो जिस तरह वो पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं कि जी ये पुली इधर घूम रही है, दूसरी वाली इधर घूम रही है, तीसरी वाली उधर घूम रही है, तो चौथी वाली किधर घूमेगी। या इस तरह जिस तरह जो है ना एक लिवर है तो एक बड़ा लिवर है और उसका जो है ना के साथ वो जो उठाने के लिए जो वो पत्थर है वो करीब रखा गया है, दूसरे के साथ दूर रखा गया है वो आर्म को एक्सटेंड वगैरह एक्सटेंड और शॉर्ट जो करते हैं वो किया गया है, तो कौन सा ज़्यादा वज़न उठाएगा। या इस तरह के ना बहुत सारे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं। इसको पहले पहले ना स्क्रीन आउट टेस्ट कहते थे। और स्क्रीन आउट टेस्ट ये होता था कि अगर इसमें कोई बंदा फेल हो जाता था तो उसको आईएसएसबी मज़ीद आईएसएसबी कंटिन्यू नहीं करते थे, उसको घर भेज देते थे। लेकिन अब फिर बाद में उन्होंने ये किया कि नहीं, इसके बाद ना आईएसएसबी पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और बंदे को भेजते नहीं है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से सर्च करेंगे नेट के ऊपर तो बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे, वो रीड आउट कर लें उसके लिए। इस पर मेरे ख्याल में एप्टीट्यूड टेस्ट पे कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद जो है ना जो उसके बाद टेस्ट होगा वो होगा ओपीआई। ओपीआई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपीआई से आपकी जो है ना सोच का अंदाज़ा हो जाता है। ओपीआई से बनता है ऑक्यूपेशनल प्रोफिशिएंसी इन्वेंट्री। इसमें जो है ना एक स्टेटमेंट दी होगी और उस स्टेटमेंट के ना 5 ऑप्शंस होंगे, और 5 ऑप्शन बड़े इजी होंगे। उसमें जो है ना आप लिखा होगा इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं, ऐसे आप डिसएग्री करते हैं, आप इसके साथ जो है ना स्ट्रांगली एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, या जो है ना आप न्यूट्रल हैं स्टेटमेंट के बारे में। और वो प्योरली आपकी जो है ना पर्सनैलिटी या आपकी अपनी नेचर के बारे में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल सिर्फ बता देता हूँ कि जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आपकी डिसीजन पावर मुतासिर होती है, तो आप कहेंगे हाँ होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, जो है ना यकीनन होती है, या न्यूट्रल है, मुझे अंदाज़ा नहीं है होती है या नहीं होती। तो मतलब ये कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही आपको जहन में रखें तो उन सवालों के जवाब दें और मोस्ट प्रॉबली ठीक होंगे। इस पे कोशिश करूँगा, अगर मुझे ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिल गया तो इस पे एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन ये है कि इसकी एक ही टिप है कि आप अपने आप को जहन में रख के ना उन सवालों के जवाब दें। ये नहीं करें कि बस कुछ को एग्री कर दो, कुछ को नॉट एग्री कर दो, कुछ को स्ट्रांगली एग्री कर दो और वो एक पैटर्न बना दो। तो अपने आप को जहन में रखें और उस एप्टीट्यूड टेस्ट का जवाब दें। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा, वैट जिसको कहते हैं। वैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक साइकोटिस्ट के पास ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है किसी की भी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। और ये वैट ना सिर्फ ये आईएसएसबी में इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत सारी जगहों पे तकरीबन जहाँ भी इंटेलिजेंस या सॉरी साइकोटिस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे ना तो उसमें वैट ज़रूर होगा, ठीक है। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, सामने स्क्रीन पे एक लफ्ज़ आएगा, कुछ सेकंड के लिए वो रहेगा और आपको कहा जाएगा कि आप इंस्टेंटली जो आपके जहन में आते हैं उसके बारे में एक सेंटेंस लिखे, ठीक है। 100 वर्ड्स आते हैं और उसके साथ एक साउंड भी आती है, जब वर्ड चेंज होते हैं तो एक साउंड आ जाती है। तो आपके पास आपके पेज के ऊपर सीक्वेंस लिखा होता है 1 से 100 तक। आपने बस उसी सीक्वेंस के अंदर वो वर्ड जो है ना वो उसका सेंटेंस लिखना होता है। वर्ड एसोसिएशन पे एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और बताऊंगा कि वैट में जो है ना किस किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है और कैसे इसको करना चाहिए।
और अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैं आपके वैट को चेक करूं, तो मैं इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। उस पर आप मुझे अपने वैट टेस्ट भेजेंगे, बल्कि आप क्या भेजेंगे, मैं आपको एक टेस्ट भेजूंगा, वो आप करके ना मुझे वापस सेंड करेंगे, तो उसको मैं चेक करूँगा। डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपका ये साइकोलॉजिकल वैट टेस्ट है ये ठीक है या इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल पोर्शन। उसके बाद पिक्चर स्टोरी राइटिंग होगी। एक तस्वीर आएगी मल्टीमीडिया के ऊपर सामने, और तकरीबन 30 सेकंड तक वो तस्वीर सामने रहेगी। उसके बाद वो उस तस्वीर को हटा देंगे और आपको कहेंगे कि जी इस पिक्चर के बारे में कोई ना कोई स्टोरी लिखें। उस स्टोरी के लिए आपको 3.5 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो 30 सेकंड के लिए वो डिस्प्ले होगा और 3.5 मिनट आपको दिए जाएंगे कि उसकी आप स्टोरी लिख लें। वेरी ट्रिकी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पिक्चर स्टोरी राइटिंग पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आप उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। पिक्चर स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है और क्या इन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, लेकिन एक टिप सिर्फ बता देता हूँ कि आप जो स्टोरी लिखें वो उस पिक्चर के मुतालिक हो, मतलब ये कि ऐसा लगे कि आपने पिक्चर देख के कहानी लिखी हुई है। तो बाकी क्या चीज़ें चाहिए वो इंशाल्लाह जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो पिक्चर स्टोरी राइटिंग के अंदर आप 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर आएगी, और पिक्चर नॉर्मली ब्लर होती है, अच्छी तरह समझ नहीं आ रही होती, ब्लैक एंड वाइट होती है, स्केच टाइप होती है। तो उससे जो है ना आपने 3.5 मिनट के अंदर एक स्टोरी बना के लिखनी होती है। और हाँ, ये जहन में रखिए सारा कुछ इंग्लिश में होता है। आप उर्दू में सिर्फ मेरे ख्याल में मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ आप उर्दू में नहीं लिख सकते। तो एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये मुझे भूल गया था शुरू में बताना। ठीक है, तो ये जहन में रखें। पॉइंटर स्टोरी राइटिंग एक सेंटेंस लिखा होगा और उससे आगे एक कहानी शुरू करनी होगी आपने। ठीक है, उसके अंदर तस्वीर नहीं आएगी। अच्छा, पिछले में मैं बताना भूल गया कि 4 पिक्चर स्टोरीज लिखनी होती है। ठीक है, 4 तस्वीरें आएंगी और 4 किस्म की ही पिक्चर स्टोरीज आप लिखेंगे। उसके अलावा पॉइंटर स्टोरी 2 पॉइंटर स्टोरीज होंगी। एक सेंटेंस बताया जाएगा, उसमें आप 3.5 मिनट में कहाँ स्टोरी लिखेंगे, और उसके बाद दूसरा कोई सेंटेंस होगा और उसके ऊपर आप 3.5 मिनट में कहानी लिखें। सेंटेंस एक एग्जांपल देता हूँ कि जी शी वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द रोड सडनली डैश डैश डैश। तो अब इस जगह से आपने अपनी कहानी का स्टार्ट करना है। ये मेरे वो जो स्टोरी पिक्चर स्टोरी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर पॉइंटर स्टोरीज को भी मैं कवर करूंगा। तो ये दोनों पे इंशाल्लाह एक वीडियो मेरी कंप्लीट आएगी कि पिक्चर स्टोरीज और पॉइंटर स्टोरीज को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर स्टोरी 2 स्टोरीज, 3.5 मिनट टाइम ईच, और एक सेंटेंस, और उससे आगे आपने स्टोरी शुरू करनी होगी। इसके बाद कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस होगा। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश और कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस इन उर्दू। इंग्लिश के 2 सेट दिए जाएंगे और उर्दू के 2 सेट दिए जाएंगे। एक सेट के अंदर 26 सेंटेंसेस होंगे और उसका टाइम होगा 6 मिनट्स। ठीक है, इसमें और वर्ड एसोसिएशन में डिफरेंस ये है कि उसमें 1 बाई 1 वर्ड आता है और उसी जो उसका टाइम होता है एक वर्ड का, उसी के अंदर आपने उसी वर्ड के बारे में लिखना होता है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपको एट अ टाइम 26 सेंटेंसेस का सेट दे दिया जाता है और आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप 6 मिनट में किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो 26 इंग्लिश एक सेट, 26 इंग्लिश दूसरा सेट, 26 उर्दू एक सेट, 26 उर्दू दूसरा सेट। तो ये टोटल जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं ये 104 बनते हैं। 104 सेंटेंसेस जो है ना आपने कंप्लीट करने होते हैं उसी टाइम के अंदर। जब आप कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश उर्दू कर लेते हैं तो आपका जो रिटन पोर्शन है, जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है, वो ख़त्म हो जाता है।
अब थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि साइकोलॉजिकल पोर्शन के अंदर क्या क्या होता है। साइकोलॉजिकल पोर्शन के अंदर सबसे पहले जो है ना वो होती है आपकी इंसिडेंट राइटिंग। ठीक है, इंसिडेंट राइटिंग के बाद जो है ना वो मेरिट्स डीमेरिट्स, मेरिट्स डीमेरिट्स के बाद जो है ना आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद जो है ना पिक्चर स्टोरी राइटिंग, पॉइंटर स्टोरी राइटिंग, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस उर्दू। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना OPI जो टेस्ट होता है। तो ये सारा आपका एक ना साइकोलॉजिकल टेस्ट का पोर्शन बनता है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया इसके अंदर। नहीं किया। हाँ, बायोडाटा फॉर्म्स, सॉरी, बायोडाटा फॉर्म्स भी आपके ना साइकोलॉजिकल पोर्शन के अंदर शामिल होते हैं। तो ये सारे मिला के आपका राइटअप जो है ना वो साइकोटिस्ट के हवाले कर दिया जाता है, और वो उसी दिन उसको चेक करके आपका जो साइकोटिस्ट इंटरव्यू होता है वो उस पर प्लान कर लेते हैं, और इसके मुताबिक आपका साइकोटिस्ट का इंटरव्यू होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जी आपका पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ना वो आपने मुझसे चेक करवाना है, तो हम व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको टेस्ट सेंड कर दूंगा, और आप वही फिलअप करके मुझे सेंड कर देंगे तो मैं उस पर आपको कमेंट कर दूंगा। जब आपका साइकोलॉजिकल पोर्शन ओवर हो जाएगा तो उसी हाल के अंदर जिसमें आप बैठे हुए होंगे और जिसमें आप सारे टेस्ट कर रहे होंगे, तो एक एक जो है ना GTO आएगा। GTO नॉर्मली ना मेजर रैंक का बंदा होता है, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर होता है। ठीक है, और तो और नेवी का भी इक्वल रैंक का बंदा हो सकता है। तो उसमें जो है ना वो आते हैं और वो कुछ चेस्ट नंबर्स अनाउंस करते हैं ऊंची आवाज़ में कि ये चेस्ट नंबर बाहर आ जाए। उसमें अब ये है कि वो ग्रुप्स उन्होंने अपनी हिसाब से किए होते हैं, वो आपके वो रूम्स या आपके सीक्वेंस के हिसाब से नहीं होते। वो हो सकता है एक GTO आगे है वो कहीं चेस्ट नंबर 9 आ जाए, उसके बाद चेस्ट नंबर 13 आ जाए, उसके बाद चेस्ट नंबर 25 आ जाए, उसके बाद चेस्ट नंबर जो है ना 77 आ जाए। इस तरह करके जो है ना वो बुलाते रहते हैं। नॉर्मली एक ग्रुप में 9 बंदे होते हैं या 10 होते हैं, 11 भी हो सकते हैं। हाँ, इतने लड़कों को या लड़कियों को वो निकाल लेता है और अपना एक ग्रुप बना के तो अपने साथ ले जाता है, और साथ ले जाके उधर जिस भी एरिया में उसने जो है ना आप की टेस्टिंग करनी होती है तो उस उधर अपने साथ उसको ले जाते हैं। GTO के साथ जब आप चले जाएंगे ना तो वो किसी एरिया में ले जाके ना तो इस तरह लाइन में खड़ा कर देते हैं, और नॉर्मली उसका पहला सवाल होता है कि जी हर बंदा अपना इंट्रोडक्शन दे। तो उस इंट्रोडक्शन की भी इम्पोर्टेंस होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं बतानी। इंशाल्लाह से भी वीडियो बनाऊंगा कि GTO पोर्शन के अंदर लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो वो एक हल्का सा ना एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन होता है जो कि वो आपसे ले रहा होता है और बारी बारी ले रहा होता है। ठीक है, उधर आपको ना वो GTO अपने चेस्ट नंबर दे देता है, जो आपके ओरिजिनल चेस्ट नंबर होते हैं वैसे चेस्ट नंबर आपका वही है, हर जगह पे रिटर्न में आप वही चेस्ट नंबर लिखेंगे, लेकिन ग्रुप के लिए ना वो आपको अपने चेस्ट नंबर दे देते हैं। वो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, या जो है ना 11 12 13 14 इस तरह करके ना चेस्ट नंबर होते हैं। वो चेस्ट नंबर आपको दे देते हैं और वो कहते हैं अब ये आप वेयर कर लें। तो उसके बाद आपने वो चेस्ट नंबर पहन लेने हैं जो आपको GTO ने दिए। नॉर्मली GTO के पास जो पहला टास्क होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है ना आपने बहुत सारी जगहों से सुना होगा कि आपको ना एक सर्कल के अंदर वो बिठा देते हैं, ठीक है, तमाम ग्रुप को, और आपको एक जो है ना टॉपिक दे देते हैं कि जी इस पे आप डिस्कशन करें। तो ग्रुप डिस्कशन पे इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बनाऊंगा कि ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर करनी है और उसके अंदर किस तरीके से बात करनी है। लेकिन इधर के लिए इतना ही है कि उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपने उस टॉपिक पे बोलना होता है। उसमें कोई बारी नहीं होती, जिसने जिस नंबर पे बोलना है या जिसको जितनी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो उस पर बात कर लेता है। इसके दरमियान अंदर एक चीज़ सिर्फ बता देता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप
बात ज़रूर करें। मतलब ये कि खामोश ना रहें। अगर आप पहले दूसरे नंबर पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आप जो है ना उसके ऊपर बात ज़रूर करें, या किसी को आपको कहना ना पड़े कि जी आप इस पे बात कर लें। ठीक है, ख़ुद से बात करें उस ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के अंदर। आजकल नए टॉपिक्स जो है ना जो लेटेस्ट ISSB से लड़के हो के आए हैं, तो उनसे ज़रूर पूछें कि यार क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप ISSB में आपका कोई दोस्त जो है ना हो के आए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स लिख लें ताकि बाकी लोग उसको देख लें। ग्रुप डिस्कशन के बाद नॉर्मली लेक्चरेट होता है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन का जो टाइम होता है वो वेरिएबल हो सकता है। मतलब ये कि वो फिक्स नहीं है। वो आपको कह सकते हैं 15 मिनट टाइम है, और हो सकता है आपसे 20 मिनट डिस्कशन करवा ले या 25 मिनट करवा ले, या वो हो सकते हैं बोले कि 15 मिनट टाइम है और वो जो है ना 6-7 मिनट पे कहे कि जो ओके जी डिस्कशन इज़ ओवर। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने टाइम आपसे डिस्कशन उसने करवाई। डिस्कशन में आपने क्या बात की है और किस किस्म के लॉजिक्स दिए हैं, उसकी बड़ी अहमियत है। ठीक है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन के बाद जो है ना वो नॉर्मली जो है ना वो होता है लेक्चरेट। ग्रुप डिस्कशन में तो ये है कि आप डिस्कस कर रहे हैं, आपने जिस बारी पे बोलना है आपकी मर्ज़ी है। आपको कोई बंदा जो है ना दरमियान में आपकी बात काट भी सकता है। कोई आपको बोलने की जो है ना हो सकते इतनी ज़्यादा आसानी से आप ना बोल सकें, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं आपको बोलने ना दें। लेकिन लेक्चरेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। लेक्चरेट के अंदर ये होता है कि हर बंदे को अलग-अलग एक टॉपिक देते हैं। ठीक है, वो अलग-अलग एक टॉपिक दे देते हैं, और वो टॉपिक ऐसे नहीं को अनाउंस कर देते हैं। वो उसको टॉपिक बताते हैं और उसे कहते हैं कि आप कमरे से बाहर चले जाएं। वो 2 मिनट के लिए बाहर जाता है, वो अपने टॉपिक के बारे में सोचता है, ठीक है, और वापस आता है। तो वो आके जो है ना 2 मिनट बोलता है, अगले बंदे को टॉपिक दे देते हैं, उसको कहते हैं कि आप बाहर चले जाएं, और वो 2 मिनट सोचते हैं। ये आप अपने अंदर वाला बंदा अपनी बात ख़त्म कर दे तो वो बाहर वाला फिर आके आप अपने टॉपिक पे बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और सारों को इसी तरह बारी बारी एक एक टॉपिक देते हैं, और हर बंदा 2 मिनट के लिए उसके ऊपर सोचता है और आके उस पर बात करते हैं, और बाकी ऑडियंस बैठे होते हैं, वो आपको सुन रहे होते हैं, तो आपको फ्रीली उसमें बात कर सकते होते हैं। ठीक है, और उसमें नॉर्मली बाज़ औक़ात GTO आपसे कोई क्वेश्चन वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो आपके ग्रुप के लड़के हैं वो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करते, तो उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा बोलने का मौका मिल जाता है। ठीक है, लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन दोनों पे कंबाइन एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नॉर्मली जो है ना ग्रुप प्लानिंग या मिलिट्री प्लानिंग होती है। ठीक है, दोनों नाम लिए जाते हैं, ग्रुप प्लानिंग का नाम भी दिया जाता है और मिलिट्री प्लानिंग का नाम भी दिया जाता है। तो वो उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा मॉडल बना होता है, नॉर्मली टेबल पे या ज़मीन के ऊपर। ठीक है, और उसमें फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ बने होंगे, हो सकते हैं कोई जीप खड़ी हो, कोई हेलीकॉप्टर उसके अंदर खड़ा किया हुआ हो, उसमें डिफरेंट रास्ते होते हैं। ठीक है, तो वो आपको GTO उस पर एक ब्रीफ देता है कि जी ये आपकी सिचुएशन है और इसके अंदर आपने ये कुछ करना है, और इसकी आप प्लानिंग करें एक वैसे ग्रुप। ठीक है, तो टाइम उसका भी फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप अच्छी प्लानिंग कर रहे होते हैं और GTO को लग रहा होता है कि जी किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा कर देगा। और अगर उसको लग रहा है कि जी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, और प्लानिंग में किसी सही प्लानिंग नहीं हो रही, तो हो सकता है वो आपको कहे जी आपका टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ग्रुप प्लानिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा एक, और आपको पूरी तफसील से बताऊंगा कि ग्रुप प्लानिंग में कैसे बिहेवियर रखना है और कैसे उसको करने की कोशिश करनी है। इधर के लिए इतना ही है कि ग्रुप प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिलिट्री प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग, इसके में आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, टाइम कुछ भी हो दे सकते हैं, 15 मिनट भी कह सकते हैं, 20 मिनट भी कह सकते हैं, 10 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप अच्छी प्लानिंग कर रहे होंगे तो वो बढ़ा देगा टाइम आपका। इसी दिन नॉर्मली जो है ना साइकोटिस्ट का इंटरव्यू होता है,
उसका आपको टाइम बता दिया जाता है कि यार ग्रुप वाइज होते हैं नॉर्मली, कि जी आप ग्रुप एफ़ हैं या जी हैं या जेड हैं, जो भी आपका ग्रुप नेम है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जाओ यार आप तैयार हो के आ जाओ, आपका साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू है। तो वो साइकोलॉजिस्ट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। वो आपका ना, आपके जो जितना भी साइकोलॉजिकल पोर्शन आपने रिटन में दिया हुआ है, उसकी बेस पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं। बहुत बड़ा नहीं होता, कभी 2 मिनट का होता है, कभी 5 मिनट का होता है, कभी 3 मिनट का होता है, ठीक है। इस तरह करके ना आप किससे उसका एक इंटरव्यू करते हैं। दोनों जो साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू है, डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू है, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा एक और अपलोड करूँगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको इंशाल्लाह बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि वो इंटरव्यूज़ में क्या है और आपने कैसे बिहेव करना है उसके ऊपर। तो साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू नॉर्मली सेकंड डे के ऊपर हो जाता है। अच्छा, लेक्चरेट तक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको उसी ड्रेस में हो रही होती हैं जो आप सुबह से पहन के आए हुए हैं। उसमें जो है ना आप वो कर रहे होते हैं, या साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं फिर चेंज ओवर करते हैं, या फिर उसी दिन आपको ना वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करवा लेते हैं। तो ऑब्स्टिकल्स के लिए जो आपको किट बताई हुई है, ट्राउज़र वगैरह जो आपके आईसीएसबी के ब्रोशर के अंदर लिखी हुई है, वही आपने पहननी है। नॉर्मली वाइट कलर में होती हैं, ठीक है, कि तो कलरफुल नहीं पहननी। ऑब्स्टिकल्स बेसिकली जो है ना आपने फिज़िकली करने होते हैं, और 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और उसका जो टाइम होता है वो 2 मिनट होता है। इसके लिए जो है ना एक ही टिप इधर देता हूँ, बाकी तो इंशाल्लाह जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें तफसील से एक एक ऑब्स्टिकल को एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ होती है, उसको कैसे करना होता है, और उससे जो है ना क्या क्वालिटी जो है ना वो अखज़ की जाती है। लेकिन 2 मिनट, एक जो तैयारी आपने लाजमी करनी है कि आप ना अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और 2 मिनट की स्प्रिंट रनिंग आप कर सकें। मतलब ये कि अच्छा खासा तेज़ दौड़े और 2 मिनट आप दौड़ें और आपको कोई स्टेमिना हो, सांस वांस ना फूले आपका, और जो है ना आप आराम से दौड़ सकें। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है कि 2 मिनट की रनिंग का स्टेमिना आपका, और तेज़ रनिंग का, ये नॉर्मल रनिंग का नहीं, ये आपका होना चाहिए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए। बाकी ऑब्स्टिकल्स वन बाय वन इंशाल्लाह ऑब्स्टिकल्स के वीडियो में बताऊंगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बाद नॉर्मली कुछ लोगों का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है। इसमें कुछ लोगों का सेकंड डे पे डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो जाता है, और कुछ लोगों का थर्ड डे पे हो जाता है, ठीक है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि आईसीएसबी के अंदर 3 डायमेंशनल एग्ज़ाम है। एक साइकोटिस्ट का पोर्शन है, एक जीटीओ का पोर्शन है, और एक डिप्टी प्रेसिडेंट का पोर्शन है, ठीक है। तो मैं मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना सबसे जो आसान, अगर आप इम्प्रेस कर सकते हैं ना और उसका वोट ले सकते हैं, तो वो डिप्टी प्रेसिडेंट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट, बहुत हुआ तो 25 मिनट का इंटरव्यू होता है, और उसके अंदर आपने अगर परफॉर्म अच्छा कर लिया तो डिप्टी प्रेसिडेंट का वोट आपको मिल जाता है। साइकोटिस्ट का वोट लेना सबसे मुश्किल काम है। साइकोटिस्ट से आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। आप जो है ना वो उसको आप क्रिस्टल क्लियर आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है, और वो आपको की सारी जो है ना जो आपकी खामियां हैं वो निकाल लेता है आपके से, जो आपका रिटन पोर्शन होता है। जीटीओ के पास आपका बहुत सारा टाइम होता है। मतलब ये कि जीटीओ के पास आप 1.5-2 दिन जो है ना वो टास्क करते रहते हैं। तो वो भी जो है ना 1.5-2 दिन की जो है ना परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी असेसमेंट कर रहा होता है। लेकिन डिप्टी प्रेसिडेंट बहुत, मतलब ये कि जिसका बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू होता है वो तो 30 मिनट का हो जाता है, ठीक है। वैसे 15 मिनट 12 मिनट 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी करें, और इंशाल्लाह इस डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मे भी 2 वीडियो बनानी पड़ जाए इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पोर्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल मैथ का पोर्शन होता है, आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज होता है, इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सिचुएशनल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। इन सब पे इंशाल्लाह ना तफसीली बात करूँगा। मिलिट्री के सवाल होते हैं, कुछ एकेडमिक्स आपके जो आपने एफएससी में पढ़े होते हैं उनके सवाल होते हैं।
डिवाइडेड होता है कि ऐसा नहीं है कि बस उसके जहन में अचानक कोई चीज़ आई उसने पूछना शुरू कर दी। उसने अपने क्वेश्चन प्रॉपर प्रिपेयर किए होते हैं और जो है ना डिप्टी प्रेसिडेंट को वेल क्लियर होता है कि किस लड़के से मैंने क्या क्या सवाल पूछने हैं, ठीक है। और बाज़ का तो उसको ना साइकोटिस्ट की इनपुट भी होती है कि जी ये सवाल या ये एस्पेक्ट ज़रूर चेक करें इसकी पर्सनैलिटी का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एसएसबी थर्ड डे के ऊपर जो है ना कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ डिप्टी प्रेसिडेंट के एसएसबी थर्ड डे पे के ऊपर हो रहे होते हैं और कुछ लोगों का जो है ना प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो रहा होता है, ठीक है। ये आपस में बाजू का चेंज हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो है ना वो जीटीओ पोर्शन का सबसे लंबा टास्क होता है। उसके अंदर जो है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्ट से आप क्लियर करेंगे, गुजरेंगे, तो दूसरे पार्ट से आप गुजरेंगे तो तीसरे पार्ट से आप गुजरेंगे तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और नॉर्मली इसका ना काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, हमारा 24 मिनट 25 मिनट का टाइम जो है ना वो आपको वो जीटीओ बताता है इसका। और इसके अंदर आपका पूरा ग्रुप परफॉर्म करता है। और इसके अंदर एक शर्त होती है कि जी आप जब एक स्टेज सारा ग्रुप क्लियर करेगा तो नेक्स्ट स्टेज शुरू होगा। टास्क जो जो फिज़िकल टास्क के अंदर परफॉर्मेंस है, इस पे अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि इन टास्क के अंदर कैसे परफॉर्म करना है और क्या क्या बिहेवियर रखना है और क्या क्या कौन कौन सा बिहेवियर जज होता है। लेकिन इधर सिर्फ इतना बता दूं कि वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क तमाम ग्रुप कर रहा होता है। 3 उसके स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताओ कि नॉर्मली ना ये कंप्लीट नहीं होता किसी भी ग्रुप का, आज तक मैंने सुना कि उसका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क फुल तीनों स्टेजों से वो क्रॉस करके गुजर चुके हैं। नॉर्मली अच्छा ग्रुप 2 स्टेजेस कर लेता है, कुछ ग्रुप सिर्फ पहली स्टेज में ही जो है ना वो रुके होते हैं, आगे नहीं जा पाते, ठीक है। आईएसएसबी की एक और टिप बता दो कि यार आपका ना टास्क कंप्लीट करने की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, ठीक है। टास्क आप किस तरीके से कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें कि जी किसी टास्क को भी कंप्लीट करने से आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने तो 100 नंबर ले लिए, बिकॉज नंबर ये तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो टास्क आप करते कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है, और करना कैसे है इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा तफसीली, और ज़रूर देखिएगा। टास्क के ऊपर बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, इंशाल्लाह आप लोग वो नहीं करेंगे। जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद ना जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक ना सेमी ग्रुप टास्क होता है। सेमी ग्रुप टास्क भी कह सकते हैं या हाफ ग्रुप टास्क भी कह सकते हैं। उसके अंदर आपको ना छोटे छोटे ग्रुप्स में कर देंगे। हो सकता है अगर आप 12 बंदे हैं तो आपको 4-4 का ग्रुप बना दें। अगर आप जो है ना 8-9 बंदे हैं तो 4 और 5 का ग्रुप कर दें। लेकिन ग्रुप को आधा कर देंगे और एक छोटा सा टास्क देंगे। 8 मिनट का एक टास्क होगा जिसमें एक ही स्टेज होगी, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब 11 बंदे इकट्ठे एक टास्क कर रहे हैं उसमें परफॉर्म करना मुश्किल है। जब आप हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, तो बस परफॉर्म करने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद जो टास्क होगा वो होगा सेमी ग्रुप टास्क या हाफ ग्रुप टास्क, जिसमें आपका ग्रुप का एक पोर्शन होगा और उसको अलग से टास्क दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर आपको अच्छा मौका मिल जाएगा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी बेहतर करने का। अच्छा, हाफ ग्रुप टास्क के बाद जो जीटीओ पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो होगा कमांड टास्क। कमांड टास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर असेसमेंट, ठीक है। कमांड टास्क हर बंदे को, जितने फॉर एग्जाम्पल 11 लड़के हैं तो 11 कमांड टास्क होंगे, 9 लड़के हैं तो 9 कमांड टास्क होंगे। हर लड़के को अलहदा से एक कमांड टास्क दिया जाएगा और उसको कुछ लड़के दे दिए जाएंगे। आपके ग्रुप में से जो है ना 6-7-8 लड़के उसको दे दिए जाएंगे और उस लड़के को कमांडर बना के एक टास्क करवाया जाएगा, ठीक है। तो वो कमांड टास्क जो है ना उसके अंदर जीटीओ प्योरली आपका शो होगा जो कमांडर बनेगा, क्योंकि उस कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टास्क करवाना। कमांड टास्क पे तफसीली वीडियो एक बनाऊंगा और इंशाल्लाह बताऊंगा कि एज ए कमांडर आपने कैसे बिहेव करना है और किसी कमांडर के साथ एज ए वर्कर कैसे बिहेव करना है।
ठीक है। तो कमांड टास्क बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जो है ना ज़रूरी है आपकी रिकमेंडेशन के लिए। कमांड टास्क के बाद जो है ना एक लास्ट टास्क होगा, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क के अंदर आप सारे ही होंगे एक ही उसका जो है ना स्टेज होगी और थोड़ी लंबी होगी, और वो लास्ट पे होगा। और वो नॉर्मली इसलिए किया जाता है कि अब देखो अब इतने टाइम आपने 4 दिन इकट्ठे गुजार लिए, आखिरी टास्क है, तो आपके ग्रुप की टीम वर्क कैसे डेवलप हुई है वो फाइनल ग्रुप टास्क में पता चलती है। ठीक है, तो वो नॉर्मली 15 मिनट का एक टास्क होता है जिसमें एक जो है ना एक लंबी एक ही स्टेज होती है लेकिन थोड़ी सी लेंथी होती है, तो वो करना होता है फाइनल ग्रुप टास्क के बाद। फाइनल ग्रुप टास्क जब हो जाता है तो आप के आईएसएसबी के तमाम टास्क जो है ना वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको क्या करते हैं, एक छोटा सा वो करवाया जाता है, एक्टिविटी कराई जाती है, उसको कहते हैं ग्रुप असेसमेंट। ग्रुप असेसमेंट ये होता है कि आप सारों को एक सर्कल में बैठा दिया जाता है और आपने अपने में चेस्ट नंबर वियर किए होते हैं, और हर बंदे को वो कहते हैं कि जी आप लिखें कि आपने जो इतने दिन आपने टास्क इकट्ठे किए हैं ग्रुप के अंदर, तो आप बताएं कि ग्रुप में आपके ग्रुप में नंबर 1 पे कौन है आपके मुताबिक, नंबर 2 पे कौन है नंबर 3 पे कौन है। अब देखो जीटीओ को अच्छी तरह पता है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, लेकिन वो आपसे लिखवा रहा है, आपसे लिखवाने का एक मकसद है। ठीक है, इसलिए आप रिलीजियसली इस एक्टिविटी को करें, और अपने आप को आप ग्रुप में किस नंबर पे डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने काम को आप ग्रुप में किस नंबर पे ग्रेड करते हैं, तो एक से जितने भी चेस्ट नंबर्स होंगे 1 से 12, 1 से 13, 1 से एक शीट दे दी जाएगी आप, और उन चेस्ट नंबर्स को उनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ना उनको जज करेंगे। और इसके साथ ही आपकी ना पूरी आईएसएसबी की एक्टिविटी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और ये 3rd डे का शाम होगी मोस्ट प्रॉबेबली। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप बस कमर में चले जाएंगे, और नेक्स्ट डे जो है ना आप को सुबह का टाइम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट डे के ऊपर जो लास्ट डे होगा, लास्ट डे के ऊपर कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ जिन लोगों को री जज करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का री कमांड टास्क करवाना है, किसी का री इंटरव्यू करवाना है, किसी के री ऑब्स्टिकल्स करवाने हैं, तो वो लास्ट डे पे जो है ना उनको बुलाते हैं और वो उनसे करवाते हैं। बेसिकली लास्ट डे ना कॉन्फ्रेंस डे होता है, उसके लास्ट डे के ऊपर जो है ना डिप्टी प्रेसिडेंट, जीटीओ, साइकोटिस्ट बैठ के तो एक एक लड़के को डिस्कस करके तो उनके ऊपर जो है ना अपने असेसमेंट दे रहे होते हैं, और जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसको उस टास्क के लिए बुला लिया जाता है। अच्छा, एक इसमें ना बड़ी एक मिथ बनी हुई है कि जिस बंदे का री इंटरव्यू होगा या री कमांड टास्क होगा या री ऑब्स्टिकल्स होंगे तो वो रिकमेंडेड है, या वो जो है ना रिकमेंड हो जाएगा। ऐसी जो है ना कोई बात नहीं है। बहुत सारे लड़के बग़ैर किसी री टास्क के या री इंटरव्यू के रिकमेंड हुए हैं और होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बात पे परेशान नहीं होना कि मेरी री इंटरव्यू नहीं हुआ या मेरे जो है ना री कमांड नहीं हुआ। हाँ, जिनका री कमांड या री इंटरव्यू या री ऑब्स्टिकल हो जाते हैं तो उनको ये थोड़ा सा लेवरेज होता है कि यार अब मेरी यही कन्फ्यूजन रह गई है। अब आपका जो वो रिकमेंडेशन नॉट रिकमेंडेशन है वो इस उस एक ही चीज़ पे डिसाइड होने वाला है। मतलब एक अगर री ऑब्स्टिकल कर रहे हैं तो ऑब्स्टिकल पे डिसाइड होगा, अगर आप री कमांड टास्क कर रहे हैं तो उस कमांड टास्क पे डिसाइड होगा, अगर आपका री इंटरव्यू हो रहा है तो उस री इंटरव्यू पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो जिनका नहीं होता उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो नॉट रिकमेंडेड है, और जिनका हो रहा होता है वो ये जहन में रख लें कि इस आखिरी एक चीज़ पे ना मेरा डिसीजन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कहा जाएगा कि जी ठीक है आप अपने या ना उसको वापस चले जाएं, घरों को आप वापस आएंगे, और आने के वैसे तो उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि कौन रिकमेंडेड है कौन नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन आप तकरीबन 2 या 3 दिन के अंदर आपका रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन लेटर आपको रिसीव हो जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर रिसीव हो जाए तो वो भी बहुत जो है ना खुशी की बात है, और अगर नॉट रिकमेंडेशन लेटर रिसीव हो जाए तो उस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप खुदा न खास्ता एक दफ़ा नॉट रिकमेंड होते हैं तो फिर आपके क्या एक्शंस हैं, वो ज़रूर देखिए।